नमस्कार जी। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, एकदम जिंदाबाद होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। सभी लोग प्लीज क्लास में आ जाइएगा, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। और एक जरूरी बात और ये छोटी सी कि थोड़ा सा इसे बच्चे सही कर देते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस ज्यादा है। ठीक है, अब ब्राइटनेस एकदम परफेक्ट है। ओके जी। ठीक है, अब मैंने जो कमेंट देखने वाली स्क्रीन है ना, वो नीचे लगा ली है थोड़ा सा। पहले वो ऊपर लगी हुई थी, अब मैंने नीचे लगा ली वो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नीचे देखता हूं, है ना जी। दूसरा बैकग्राउंड बीजी। ठीक है, बीजी में आज बिल्कुल डार्क ब्लैक करूंगा, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डार्क ब्लैक रहेगा बीजी। ठीक है, चलिए तो सब लोग आ जाइए प्लीज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, है ना। राधे राधे जी। ओके बच्चे, ठीक है। अब ठीक है ना, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, शानदार है ना अब जी। ठीक है, नमस्ते जी। अभी तक आप मुझे एक बात बताइएगा, दो से तीन छोटे मोटे सवाल है मेरे, आप उन सवालों को उत्तर दे दीजिएगा। फंडामेंटल राइट, आज शायद चौथी क्लास है इसकी, और पूरी कोशिश ये रहेगी कि आज की क्लास में आपके फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाए। ठीक है, अगर आज की क्लास में नहीं हुए तो मोटा मोटी एक कल क्लास और लग जाएगी, लेकिन कल की क्लास में फिर हम डीपीएसपी भी स्टार्ट कर देंगे कल। मुझे ये बताओ, अभी तक बच्चे सब कुछ समझ में आ रहा है? केवल फंडामेंटल राइट को ऐसा ही नहीं कि आप एग्जाम के लिए याद कर रहे हो, रट रहे हो, अपने जीवन में उतारने के लिए फंडामेंटल राइट कितने ज्यादा जरूरी हैं। यदि आप व्यक्ति हैं तो व्यक्ति होने के आधार पर वो आपके लिए कितने जरूरी हैं, जिससे मानवीय गरिमा के साथ आप जीवन जी सकें। तो उन सभी परिप्रेक्ष्यों में जब मैंने फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाया, तो प्लीज मुझे एक बार बताइए कि वो सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं? ठीक है, आपको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है? हाँ। जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्या लग रहा होगा कि पहली बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है लेकिन याद नहीं होता, तो बेटा याद होगा थोड़ा सा रिवीजन जब आप करोगे उसके बाद। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है? चलिए सर, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, आपको भी बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार आपको भी। और आप लोग हमेशा मेरे दिल में रहेंगे जी, है ना। अब देखो इस पे क्या है, रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है ना। मैं इसलिए इस बैकग्राउंड को यूज नहीं करता कि रिफ्लेक्शन ज्यादा है। अभी मान के चलिए कोई मेरे स्टूडियो में आए, ठीक है, मैडम ही आ गई, चाय देने आ गई मुझे, मान के चलो अभी मैंने उनसे कहा है कि भाई चाय दे दो, ठीक है, तो वो आपको वो भी देखेगा। तो इसलिए ये बैकग्राउंड ठीक है, ये सबसे बेस्ट बैकग्राउंड होता है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। तो ये है हमारा थानेदार बैच। प्लीज आज तारीख बताओ आप सब लोग, 18 तारीख है ना? 18 अगस्त है आज। थानेदार बैच है। क्लास का टाइमिंग जो होता है वह होता है 2 बजे, है ना। क्लास होती है बच्चे ये 2 PM, 2 बजे। थानेदार बैच क्लास का टाइमिंग है 2 PM। और ये बैच है आपका यूपीएसआई के लिए। आगे चलते हैं मेरे दोस्त। आज 19 तारीख है। ए नहीं यार, अच्छा, एक मिनट देखने दो मुझे यार। ए भाई दिख जाओ तारीख। हाँ, आज 19 तारीख है, आज 19 अगस्त है, सही कह रहे हो यार आज हम। ठीक है, 18 नहीं है, 19 है। ये तो भारी ब्लंडर हो जाता बाबू। 19 अगस्त है आज।
तो मतलब 18 तारीख निकल गई कल। अरे बाप रे। आओ जी, ठीक है, मौलिक अधिकारों की इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे बढ़ने के क्रम में सभी मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं। फिलहाल ठीक है, आर्टिकल 22 तक मैंने बता दिया था। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मैंने बताया था कि निरोध दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है दंडात्मक प्यूनिटिव और एक होता है निवारक निरोध प्रिवेंटिव। निवारक निरोध में आपको पहले ही निवारक निरोध में आपको पहले ही ठीक है गिरफ्तार कर दिया जाएगा। वो इसलिए जिससे कि अगर आपको गिरफ्तार ना किया जाता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि आप अपराध करते। और दंडात्मक निरोध में किसी भी कृत्य के हो जाने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, अब उसमें संदेह या साक्ष्य दो आधारों पर। ठीक है, लेकिन अब उसमें भी भैया आपके मौलिक अधिकार है। जैसे आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, 24 घंटे के भीतर इसमें यात्रा समय ऐड नहीं होता, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार है, अपने पसंद के वकील से अपना मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार है। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो अपने निकटवर्ती को सूचित करने का अधिकार है। आप तुरंत पुलिस वाली से कहेंगे कि भाई ठीक है आप मेरे किसी निकटवर्ती को सूचित कीजिए, ठीक है, क्योंकि हक है उनको सूचित करने का, आपका अधिकार है। ये सारी बातें हमने बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताई थी। ये सारी बातें मैंने सिलसिलेवार तरीके से बताई थी। आइए अब हम चलते हैं आर्टिकल 23 और 24। 23 और 24 और ये है भैया दोनों आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। ठीक है, ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखो ये समझना है ना, ये आपको बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में समझना है, सारी चीजें इसकी बहुत अच्छे से आपको आत्मसात करनी है। तो इसमें सबसे पहले आता है मेरे प्यारे दोस्त आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 बोलता है मानव का दुर्व्यापार, इसको कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। ठीक है जी, 23 में क्या है बच्चे? मानव का दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दुर्व्यापार, वेगार, ठीक है ना, वेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। बलात्श्रम का प्रतिषेध है, ये आर्टिकल 23 में है। मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना, है ना बच्चे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव का दुर्व्यापार हो गया बच्चे। दूसरा बेगार हो गया, बेगार का मतलब होता है बच्चे कि अनपेड वर्क, अनपेड वर्क, ठीक है ना। और बलाश्रम का मतलब हो गया फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट, फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में ज्यादा ना लिखा करो, तो मैं उतना ही लिखता हूं बच्चे इंग्लिश में, ठीक, जितना आपको समझ में आ जाए। मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, ये आर्टिकल 23 में है। दुर्व्यवहार से मतलब क्या होता है? देखो, व्यापार आप वस्तुओं का कर सकते हो, इंसानों का व्यापार नहीं होता साहब। ठीक है, तो आप कहेंगे साहब क्या इंसान भी बिकते हैं? ऐसी कोई मंडी है, कोई बाजार है जिसमें इंसान को भी बेचा जाता है? तो मैं कहूंगा जी हाँ, गैर कानूनी तरीके से ये काम होता है। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसी काफी सारी घटनाएं आई दिल्ली और एनसीआर के इलाकों से कि छोटे छोटे बच्चों को उठा लिया जाता है या छोटी छोटी बच्चियों को उठा लिया जाता है। आमतौर पर उन बच्चियों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है बच्चे प्रोस्टिट्यूशन में, ठीक है ना, देह व्यापार में। ठीक है, उनको जल्दी ग्रो कराया जाता है कृत्रिम तरीके से और उसके बाद फिर उनको ऐसे लोगों को बेचा जाता है, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, उनके अंगों की जो ह्यूमन ऑर्गेन्स है उनकी तस्करी की जाती है। तो इसलिए बच्चे देखो, मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि आप सोच के देखिए कि मानवता
कितनी नीचे गिर गई है कि चंद रुपयों के लिए, चंद पैसे के लिए व्यक्ति, ठीक है, किसी दूसरे बच्चे को किडनैप करके, किसी दूसरी बच्ची को किडनैप करके उसे नेचुरल तरीके से ग्रो अप करके और प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दे रहे हैं। इनफैक्ट बड़ी महिलाओं को, लड़कियों को भी अगवा किया जाता है, किडनैप किया जाता है और इस धंधे में उनको भी धकेला जाता है। स्पेशली ऐसे भारत के दूर दराज इलाकों से जहां पर लोगों को इतनी समझ नहीं है, संसाधन नहीं है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी ये घटनाएं खूब होती हैं। तो अगर हम देखें इंसान का व्यापार हो कहाँ रहा है, तो दो मुख्य चीजों में। देखिए, एक तो ह्यूमन ऑर्गेन्स की ट्रैफिकिंग हो रही है और ये हो रही है चिकित्सा उद्योग में, और ऐसे बहुत सारे मामले आए। ठीक है, एक अभी मामला था, पता नहीं कहाँ का, मुझे नाम याद नहीं है उसका, तो उस हॉस्पिटल को सील कर दिया क्योंकि पता चला कि वहां पर, देखिए, किडनी की अवैध रूप से तस्करी होती है। मतलब इलीगली किडनी को निकाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति को बेचा जाता है। ये सब वहां पर चल रहा था। ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन में चलता है। तो मानव का दुर्व्यापार, तो भाई मानव खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है, बेगार। बेगार मतलब अनपेड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको कहेंगे बेगार। मतलब आपसे काम करा लिया जाए लेकिन बदले में आपको रुपया ना मिला है। आपसे काम करा लिया जाए लेकिन बदले में आपको रुपया ना दिया जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम लोग बेगार कहेंगे, कि काम तो करा लिया जाए लेकिन बदले में आपको रुपया ना दिया जाए, बेकार है। तो इसलिए कई बार बोल देते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो उसे ऐसे ताना सा मार के, अरे भाई कैसे बेकार कर रहा है, मतलब कैसे बिना मन के काम कर रहा है। मन से काम कर, खुश होके काम कर, हंसी खुशी काम कर, ऐसे बिना मन के क्यों काम कर रहा है? तो ऐसे आमतौर पर वो बिना मन से काम कर रहा है, तो इस बात को इंडिकेट करने के लिए बेकार शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। अब आदमी, ठीक है, बिना मन से काम करने पर उसे बेकार क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो एक बात बताओ, जब किसी को पता हो कि काम करने के बाद मुझे रुपया नहीं मिलेगा, ये अनपेड एम्प्लॉयमेंट है, मैंने तो काम तो कर दिया लेकिन उसके बाद मुझे कोई रुपया नहीं मिलेगा, मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, तो आप सच्ची बात बताओ, क्या व्यक्ति मन से काम करेगा? है ना, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो रुपया पैसा होता है, तो नहीं काम कर पाएगा ना, तो इसलिए वो बिना मन के काम करेगा। कोई भी चीज जो यहां से वहां रखनी है, 1 सेकंड में रखी जा सकती है, ऐसे उठाएगा, आराम आराम से लेके जाएगा और लो ऐसे पटक देगा। ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है कि रुपया तो मिलना नहीं। तो इसलिए बोल देते हैं भाई, जब कोई व्यक्ति बिना मन के काम करता है, क्यों बेकार? क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है कि भैया रुपया नहीं मिलेगा तो वो मन से काम नहीं करेगा। और फिर तीसरा है बलाश्रम। बलाश्रम का मतलब होता है फोर्स्ड एम्प्लॉयमेंट, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, इनफैक्ट इसके लिए आप लेबर शब्द का यूज करें, नॉट एम्प्लॉयमेंट, वो ज्यादा अच्छा है। फोर्स्ड लेबर, क्योंकि श्रम है ना, तो फोर्स लेबर। अब इसमें फोर्स लेबर में क्या होता है कि बेशक आपको अतिरिक्त रुपया दिया जा रहा है ना, लेकिन आपसे काम आपकी इच्छा के विरुद्ध कराया जा रहा है। अब देखो, इच्छा के विरुद्ध काम का क्या मतलब है कि भाई संडे का विकास है, फिर भी संडे को आपको काम कराया जा रहा है। ये बात ठीक है कि संस्था बोल रही है कि हम संडे को आपको पे कर देंगे, है ना, समझना ये बात। ये बात ठीक है कि संस्था बोल रही है कि संडे को हम आपको पे कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे वो, ठीक है, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध है। आप संडे से उससे काम करवाइए जिसकी इच्छा है। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम, मुझे संडे को काम करना है क्योंकि मुझे अतिरिक्त रुपया मिल रहा है, जरूरत है। लेकिन कुछ लोग रुपए से ज्यादा अपनी मानसिक शांति और शारीरिक सुख को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो भाई वो सोचते हैं कि सप्ताह में एक ही दिन तो मिलता है, ठीक, जहां पर मैं अपने परिवार वालों के साथ समय बिता पाऊं, अपने गांव जा पाऊं या कुछ काम कर पाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी संडे को काम, बेशक रुपया मिल रहा है, ठीक है, लेकिन काम उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया जा रहा है, तो इसको बलाश्रम कहेंगे, बलाश्रम का पद से। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल 24 है। 24 ये कहता है कि कारखानों आदि में, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ, आप इंग्लिश में लिखेंगे बच्चे प्लीज सब लोग, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड, प्रोहिबिशन
द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है, इन अ हैवी ड्यूटी वर्क एरिया, ठीक है। देखो, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रश्न। तो यहां पर कारखाने का मतलब यह है बच्चे कि एक ऐसा क्षेत्र, ये समझना, यहां पर कारखाने का मतलब है कि एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नंबर फर्स्ट हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, ठीक है, एक ऐसा एरिया जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, ऐसा क्षेत्र जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क होता हो, ठीक है। कारखाने मीन्स जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क हो रहा है, और दूसरे बच्चे जहां पर उनकी जान को खतरा है, जहां पर उनकी जान का खतरा है, जहां पर उनको जान का खतरा, जान को खतरा है, ठीक है। क्लियर है बच्चे? तो कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, समझना सब लोग। कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो कारखाने मतलब बच्चे इंडस्ट्रीज आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो बच्चों को ऐसी जगह काम कराने से रोकना, है ना, बच्चों को ऐसी जगह काम कराने से रोकना जहां पर बच्चे उसकी जान को खतरा हो, या फिर जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क हो। अब हैवी ड्यूटी वर्क का मतलब बच्चे की क्षमता से, ठीक है, ज्यादा का काम कराया जाता है। अब बच्चे की क्षमता जो है बच्चे शारीरिक श्रम करने की वो कम है, लेकिन हैवी ड्यूटी वर्क हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरा वहां पर उसकी जान को खतरा हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर, ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज को चिन्हित किया है जहां पर बच्चों की जान को खतरा है, या फिर जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क होता है। जैसे अलीगढ़ का ताला उद्योग हो गया, ठीक है, फिरोजाबाद का ये चूड़ी उद्योग हो गया, आंध्र प्रदेश में शिवकाशी जगह है जहां पर पटाखे बनाए जाते हैं, माचिस बनाई जाती है, वो वाला उद्योग हो गया। ये है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 23 और 24। अब लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं। आर्टिकल 23 में क्लॉजेस हैं, ठीक है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। क्लॉज 1 क्लॉज 2 आज ये शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। 23 आपने पढ़ा होगा, मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बलाश्रम का प्रसिद्ध। तो मैंने दुर्व्यापार बता दिया, बेगार और बलाश्रम। कोई भी बताए कि दुर्व्यापार क्या होता है, तो आप कहेंगे दुर्व्यापार का मतलब है कि भाई इंसान खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है, इंसानों को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। जैसे, ठीक है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो भी आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे सर या मैम, ठीक है, उन्होंने आपको बताया होगा कि बिंदुसार के बहुत अच्छे संबंध से सीरियाई शासक के साथ, और उनका नाम था एंटियोकस फर्स्ट। तो बिंदुसार ने एंटियोकस फर्स्ट से 3 चीजें मांगी, और एंटियोकस फर्स्ट एक्चुअली सेल्यूकस निकेटर के बेटे थे। तो एंटियोकस फर्स्ट से 3 चीजें मांगी कि एक मीठी शराब दे दीजिए, मुझे पता है कि सीरिया के क्षेत्रों में मीठी शराब बनती है, बहुत टेस्टी होती है। दूसरा, आप मुझे सूखी अंजीर, और तीसरा एक दार्शनिक भी भिजवा दीजिए अपनी तरफ का। तो एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है, जो कि बेसिकली इतना शक्तिशाली शासक नहीं है, क्योंकि उसके बाप को बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरह से हराया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पत्र लिखता है कि सब मीठी शराब और सूखी अंजीर तो मैं आपको भिजवा रहा हूं, ठीक है, मतलब मीठी शराब और सूखी अंजीर के साथ उसने एक पत्र लिखा और उसे भेजा अपने दूत के समक्ष के साथ, माफ करना, लेकिन मीठी शराब और सूखी अंजीर क्योंकि ये खरीद फरोख्त की वस्तु है, इसको, ठीक है, बेचा भी जा सकता है, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे सीरियाई कानूनों में या यूनानी कानूनों में दार्शनिक को खरीदा नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि वो इंसान है और इंसान की बिक्री नहीं हो सकती। दार्शनिक को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। तो बिंदुसार ने भी फिर उसी, ठीक है, अपना दूध भेजा और लिखा कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम आपके क्षेत्र के कानूनों की सम्मान करते हैं उनका, और हम उन कानूनों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, कहानी आपने सुनी होगी। तो इसलिए दुर्व्यापार नहीं हो सकता, इंसान खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है, लेकिन होता है, ठीक है, होता है बच्चे, गैर कानूनी तरीके से खूब होता है। और कहां पर हो रहा है, किन क्षेत्रों में हो रहा है? तो आमतौर पर, ठीक है, जहां पर मानव अंगों का प्रत्यारोपण हो रहा है, और दूसरा जहां पर बच्चे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, देह का धंधा हो रहा है, वहां पर छोटी छोटी बच्चियों को जल्दी अपग्रो किया जाता है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, वे 13-14 साल की उम्र में ही 23-24 साल की दिखने लगती हैं, और फिर उनको जबरदस्ती पुश कर दिया जाता है, और पूरा जीवन उनका नरक हो जाता है, ठीक है। दूसरा, मानव अंगों का भी प्रत्यारोपण होता है, जो बेचारे, ठीक है, बहुत गरीब लोग हैं, उनको कुछ रुपयों पैसों के लालच में कि बस आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होना है, बस छोटा सा टांका आएगा, और उसके बदले में हम आपको ये 2 लाख या 3 लाख रुपए देंगे, और उसकी एक किडनी निकाल ली जाती है। तो 23 क्लॉज 1 में है, सिंपल सी बात है भाई, 23 क्लॉज 1 में वही है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम का प्रसिद्ध, क्लॉज 1 में है, मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम का प्रसिद्ध।
दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध। ठीक है, 23 क्लॉज में। ठीक है बच्चे, 23 क्लॉज 1 में मानव का दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध है। ओके, इसके बाद 23 क्लॉज 2 है, ये अपवाद है। मान के चलिए कि राज्य अगर कोई, ठीक है, सार्वजनिक उद्देश्य का कार्य कर रहा है। सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं कि मैं जिस हॉस्टल में पढ़ता था वहां पे सप्ताह में एक बार शनिवार या रविवार को श्रमदान होता था। उस श्रमदान में क्या होता था वो हमें बाद में पता चला कि एक्चुअली ये जो है ना रुपए बचाते हैं हमारे स्कूल वाले। तो हम सब बच्चों को एक खुरपी दे दी जाती थी और कह दिया जाता था कि चलो घास छीलो, ये श्रमदान है। ठीक, रोड पे पड़े हुए कक्कड़ पत्थर जो भी हैं, सारी चीजें उनको बीन के एक साइड में रखो। ठीक है, ऐसे करके गौशाला भेज दिया जाता था, कभी गौशाला साफ करो। ठीक है, क्लियर? नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, मैं हंसी मजाक में कह रहा था, बहुत अच्छा काम है। और इसने एक आदत हमारे अंदर बिल्डअप की वास्तव में, है ना, कि अगर मैं आज भी रोड पे कचरा वगैरह देखता हूं तो मैं साइड में उसे फेंक देता हूं, कहीं डस्टबिन में फेंक देता हूं। कई बार तो डस्टबिन भी नहीं मिलता, ठीक है, तो चिप्स वगैरह के पैकेट को अपनी जेब में भी रख लेता हूं। कोशिश करता हूं रोड पे कोई पत्थर पड़ा हो तो मैं साइड में कर दूं, लेकिन बिना किसी, ठीक है, वीडियो या कैमरा के मैं ये काम कर देता हूं। ठीक है ना, वो एक आदत बिल्डअप हो गई और उसमें मेरे विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। और वो ऐसे काम कराते थे, वो ऐसी चीजें बोलते थे, तो उसको श्रमदान बोलते थे, श्रमदान। अब मेरी क्लास में प्रिंसिपल का भी लड़का पढ़ता था। अभी जो श्रमदान का जो नेटवर्क बनता था पूरा, या फिर ये जो प्रोग्राम बनता था, ये शनिवार या रविवार को बनता था। ठीक है, अब शनिवार या रविवार को वार्डन इस प्रोग्राम को बनाते थे कि सभी बच्चे वहां पर जाएंगे। कभी गौशाला भेज दिया, कभी मान के चलिए कि एक असेंबली हॉल था, उसकी साफ सफाई करेंगे। ठीक है, सड़कों से कंकड़ पत्थर बीनेंगे, उनको साइड में रखेंगे, या फिर घास छीलेंगे, नालियां भी साफ करेंगे। मतलब ऐसे करके बहुत सारे टास्क होते थे और हम करते थे, बहुत मजा आता था। और धीरे धीरे वो एक आदत बिल्डअप हुई। लेकिन वार्डन छोटा पद है और प्रिंसिपल बहुत बड़ा पद है। और मेरे स्कूल में प्रिंसिपल का बेटा पढ़ता था, ठीक है, शैलेन चौधरी उनका नाम था। तो वार्डन ये कहते थे कि आप रुक जाइए, आपको हम दूसरे काम में लगाएंगे। उस लड़के को बोल देते थे, आप रुक जाइए, आपको हम दूसरे काम में लगाएंगे। और उसको कुछ काम में नहीं लगाते थे, वो अपने आराम से पूरे दिन बैठा रहता था। उसे पता है कि मैं तो प्रिंसिपल का लड़का हूं, मैं थोड़ी ना कंकड़ पत्थर बीनूंगा या घास काटूंगा। एक बार हो गया, दो बार हो गया, वहां पर भी मैं पहला ही था जिसने आवाज उठाई और बहुत मारा मुझे वार्डन ने, सच्ची बात बता रहा हूं। ठीक है, एक दिन स्नैक्स का टाइम था, शाम को 5 बजे। हम हॉस्टल में पढ़े हैं बेटा, 6 क्लास से 10 तक, फिर 10 से 12 तक शिकारपुर में, और 10 तक मैं पढ़ा हूं यहाँ पर फरे मथुरा में। तो शाम का टाइम था, शाम के टाइम में ऐसी कुछ करके बातचीत हो रही थी। तो मैंने सभी लोगों के सामने, लगभग बैठे हुए थे 250-300 बच्चे थे, तो जहां पर हम लोग स्नैक्स मतलब शाम का नाश्ता करते हैं, तो वहां पर मैंने हाथ खड़ा किया और माइक होता था हर एक रूम में, तो आप अपनी बात वार्डन के समक्ष रख सकते हैं। तो मैंने अपनी बात रखी, मैंने कहा साहब ये तो अनफेयर है, ये तो गलत है। मैंने कहा आप शैलेंद्र को रोक देते हो और ये कुछ नहीं करता, आप बोल देते हो कि तुमसे हम दूसरा काम कराएंगे। मैंने कहा क्या काम कराते हो? पूरे दिन ये बिस्तर पे बैठा रहता है, लेटा रहता है, सोता रहता है, आप क्या काम कराते हो? इस आधार पे कि प्रिंसिपल का लड़का है। ठीक है, अब सब लोग कहने लग गए भाई सही बात है, सही बात है। हालांकि तब इतने बड़े तो हम थे नहीं, छोटे थे, लेकिन फिर भी समर्थन किया मेरी बात का। कुछ लोगों ने बोला भी यार तुझ में, ठीक है, बहुत हिम्मत है फिर कुछ नहीं, फिर वो बर्डन बहाना ढूंढने लगा कि कोई गलती इसकी मिले तब मैं से बताऊं, क्योंकि 300 बच्चों के सामने उसकी हंसी बना दी मैंने। उसे ऐसा लगा, जबकि मैंने सच्चाई रखी थी सामने। तो एक दिन ऐसा हो गया कि जो फोन वाला वो होता है ना, फोन करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उस समय फोन चलते थे, सप्ताह में एक बार घर से फोन आता था, हम लोग फोन पे बात करते थे, तो वो चोरी हो गया। ठीक है, और उसी समय अकस्मात वो जब चोरी हुआ तो उस ऑफिस में जहां पर वो फोन रखा रहता था, जिसको कहते थे दूरभाष केंद्र, तो उस दूरभाष केंद्र में मेरा जाना हुआ। सीसीटीवी थे नहीं, तो वार्डन ने कहा कि इसी ने फोन चुराया है, मेरा नाम। अब उसे बहाना चाहिए था। सर्दियों का टाइम था, सुबह सुबह 5 बज रहे थे, 5 बजे जगते होंगे बच्चे। देखो उसने मुझ में इतने डंडे मारे कि मेरी चीख से पूरा हॉस्टल जगा उस दिन। 4-5 दिन बाद घर जाना हुआ मेरा। मैं घर पे गया, छोटा था ही, 7th-8th क्लास में घर में गया। घर पे तो मम्मी ने, सर्दियों का टाइम था, गर्म पानी किया, मुझे नहलाया। और जब मम्मी ने मुझे नहलाया तो देखे मेरे नील पड़ रहे हैं मेरे शरीर पे।
तो मम्मी रोने लगी, पापा जी भी थोड़े से गुस्सा हुए, किसने मारा, क्यों मारा। मैंने मना कर दिया, मैंने कोई बात नहीं पापा जी। आइए ठीक है बच्चे, तो दुर्व्यापार बेगार बलाश्रम का प्रसिद्ध। अब ये जो दो है, ये है दो, कहता है कि राज्य अगर कोई सार्वजनिक प्रायोजन कर रहा है, सार्वजनिक प्रायोजन कर रहा है राज्य, तो उसमें राज्य धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अगर कोई सार्वजनिक कार्य कर रहा है तो वो हिंदू से भी करवाएगा, मुसलमान से भी करवाएगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ब्राह्मण से भी करवाएगा, शूद्र से भी करवाएगा, छत्री से भी करवाएगा, वैश्य से भी करवाएगा। और वर्ग के आधार पर, चाहे व्हाइट कॉलर है या ब्लू कॉलर, ठीक है, कोई भी वर्ग सही, ठीक है, सबको काम करना पड़ेगा। हाँ, लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि महिलाओं की शारीरिक स्थिति ऐसी होती है कि वो आसानी से वंचना का शिकार हो सकती हैं। महिलाएं बहुत हैवी ड्यूटी वर्क नहीं कर पाती, बात समझ में आ रही है? उनकी मसल्स वैसी ग्रो नहीं होती, तो वो हैवी ड्यूटी वर्क नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए ठीक है, महिलाओं को छूट है। तो आर्टिकल 23 क्लॉज 2 में है, राज्य ठीक है ना, सार्वजनिक प्रायोजन का कार्य कर रहा है, ठीक है, राज्य अगर बेटा सार्वजनिक प्रायोजन का कार्य कर रहा है तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है बच्चे। तो राज्य अगर सार्वजनिक प्रायोजन का कार्य कर रहा है, राज्य सार्वजनिक प्रायोजन का कार्य कर रहा है राज्य, ठीक है, तो वे केवल धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन काम करवाएगा सबसे। ठीक है, बस इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, सबसे काम करवाएगा। अब कोई ये कहे कि भाई बेगार नहीं करना, बलाश्रम नहीं करना, इसका प्रतिषेध है नहीं, क्योंकि राज्य सार्वजनिक प्रायोजन का कार्य कर रहा है, और सार्वजनिक प्रायोजन के कार्य में राज्य बच्चे आपसे ऐसा करवा सकता है। आप चाहे खूब कहें, ठीक है, आप बोलें कि भाई बेकार और बलाश्रम का प्रतिषेध है, आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में है, क्योंकि फिर राज्य भी बोलेगा कि भैया 23 क्लॉज 2 तो पढ़ लो, जिसमें बोला है कि राज्य सार्वजनिक प्रायोजन के लिए कार्य कर सकता है, और इसको आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का भेदभाव नहीं माना, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसको आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो राज्य सार्वजनिक प्रायोजन का कार्य कर रहा है तो केवल धर्म, मूल वंश, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी का सार्वजनिक प्रायोजन में राज्य काम करवा सकता है, और लोग चाहे बेशक कहें कि भाई बेगार और बलाश्रम का प्रतिषेध है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये कार्य सार्वजनिक प्रायोजन के लिए कराया जा रहा है तो बच्चे करवाया जा सकता है। क्लियर है? आइए अब मौलिक अधिकारों के हम अगले वर्ग पर चलेंगे। फिलहाल कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का परिचय। तो कारखाने मतलब जहां पर हैवी ड्यूटी वर्क हो और जान को खतरा हो, बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो उनकी आयु व शक्ति के आधार पर, ठीक है, प्रतिकूल है, ठीक है भाई। मतलब आप कोई ऐसा काम नहीं करा सकते जो उनकी एज और उनकी, ठीक है, शक्ति के आधार पर बच्चे प्रतिकूल अवस्था में उनको ले जा रहा हो। अब मान के चलिए छोटा सा बच्चा है, नहीं उठा सकता वजन, और आप काम ही ऐसा करवा रहे हो जिससे वजन ज्यादा उठाया जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी जान को खतरा है, तो वो मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है कुछ इंडस्ट्री, ठीक है, जहां पर काम नहीं करवाया जा सकता। अब इसके बाद हम आर्टिकल 25 से बच्चे 28 पर चलेंगे। ये मौलिक अधिकारों का अगला वर्ग है और बहुत इंटरेस्टिंग वर्ग है,
ठीक है, इसको कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों का अगला वर्ग है बाबू, है ना, और इसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब अगर आप किसी भी धर्म से हैं, तो चूंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, आपको अपने धर्म की प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है, आप किसी भी धर्म से हो, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। हमारे यहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों के साथ हमारा राज्य समान व्यवहार करता है। अब जब सभी धर्मों के साथ हमारा राज्य समान व्यवहार करता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। जी, इसमें सबसे पहले हम चलेंगे, आर्टिकल 25 है। 25 आर्टिकल 25 कहता है बच्चे, ठीक है, समझना सब लोग। आर्टिकल 25 बोलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि भाई मेरा जो अंतर्मन है वो किसी भी धर्म को माने या ना माने, उसमें विश्वास करे या ना करे, ठीक है, उसके किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति को फॉलो करे या ना करे, तो मुझे अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे कोई दिन में 3 बार पूजा करता है, कोई 2 बार, कोई 1 बार भी नहीं करता। बोलो है कि नहीं बच्चे, आप खुद देखते हैं। ठीक है, कोई सप्ताह में 2 बार मंदिर जाता है, कोई 1 बार जाता है, कोई 1 भी बार नहीं जाता। अगर कोई ऐसा नियम होता कि भाई एक दिन सभी को मंदिर जाना है, तो फिर अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं होती। अगर कोई ऐसा नियम होता कि नहीं 3 बार आपको पूजा करनी है दिन में, या 5 बार की नमाज आपको पढ़नी है, तो फिर अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं होती। तो आर्टिकल 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता। है ना बच्चे, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की स्वतंत्रता। अब मानने या ना मानने का तो सीधा सा मतलब है कि आप फॉलो करो, मतलब आप धार्मिक भी हो सकते हो और आप नास्तिक भी हो सकते हो। हमारे संविधान ने इतनी तक स्वतंत्रता दे रखी है कि आप चाहो तो आप नास्तिक भी हो सकते हो। ठीक है, और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। धर्म का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अब आपको एक बात समझनी है कि धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता में, अब आपको एक बात समझनी है, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता में धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। नहीं। धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं। ठीक है बच्चे, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो बच्चे धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता में धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं आप जबरदस्ती धर्मांतरण करवा सकते हो, तो नहीं बच्चे, धर्मांतरण की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसमें जैसे कि धार्मिक चिन्हों के प्रयोग की स्वतंत्रता है, जैसे हिंदू तिलक लगाते हैं, मुस्लिम टोपी पहनते हैं, तो धार्मिक चिन्हों व प्रतीकों के प्रयोग की स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत। धार्मिक चिन्हों व प्रतीकों के प्रयोग की स्वतंत्रता है।
धार्मिक चिन्हों व, समझ में ये बात, धार्मिक चिन्हों व प्रतीकों के प्रयोग की स्वतंत्रता है इसमें। सबसे पहली बात प्रतीक की स्वतंत्रता, इसमें बच्चे इसी के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 25 है। अब इसके बाद हम आर्टिकल 26 पर चलते हैं, समझना बच्चे। ये 26, ये जो आर्टिकल 26 से कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चे, क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26। अब देखो, ये धार्मिक कार्यों का प्रबंधन में से बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन समझना है आप सब लोगों को। पहले मैं लिख देता हूं 26 में क्या है भाई, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। प्रबंधन की स्वतंत्रता। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है सुषमा का, और वो कह रही है कि सर शुरुआत में मुझे लगा कि पॉलिटी मेरे कभी समझ में नहीं आएगी, और मैंने आपसे क्या कहा था कि बस शुरुआत के मेरे 5 से 7 लेक्चर्स आप मतलब कर जाओ उसको डाइजेस्ट, ठीक है, उनको समझ जाओ। बस थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि मैं बिल्कुल बेस बना के चलता हूं शुरुआत से, तो बस शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि शुरुआत में वो चैप्टर्स उठाता हूं जिनसे वास्तव में आपके विषय का फंडामेंटल तैयार होगा। बस शुरुआत में कैसे भी कर जाओ डाइजेस्ट, उसके बाद तो आपको आनंद आने वाला है। मैं कई बार बोल चुका हूं ये बात, ठीक है। चलिए, तो 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अब ये क्या है 26, मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप शिरडी साईं बाबा गए हैं, ठीक है, नासिक में है, शिरडी नामक स्थान है, वहां पर साईं बाबा का मंदिर है। या फिर आप माता वैष्णो देवी गए होंगे, ठीक है, कटरा जम्मू कश्मीर। या फिर वहां नहीं गए तो आप महाकाल बाबा उज्जैन दर्शन करने गए होंगे। तो जो बड़े बड़े तीर्थ हैं आप वहां पर देखिए, उनका स्वयं का एक मंदिर प्रशासन होता है। जैसे ठीक है, माता रानी जो है वैष्णो देवी, उनका है एक बोर्ड, श्राइन बोर्ड है ना, श्राइन बोर्ड। ऐसे ही शिरडी बाबा साईं बाबा का एक ट्रस्ट है, साईं बाबा ट्रस्ट के नाम से, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट के नाम से। ऐसे ही महाकाल उज्जैन में ठीक है बाबा का ऐसा एक ट्रस्ट है। अब ये जो क्या है कि जितने भी मंदिर परिषद है, बड़े बड़े मंदिर परिषद, ठीक है, जहां पर लोग जाते हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, तो उनके अपने एक ट्रस्ट है, उनका अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन है खुद का। वही एडमिशन तय करेगा कि भाई कब आरती होगी, श्रद्धालुओं को किस गेट से दर्शन कराने होंगे, ठीक है। उसमें दर्शन सामान्य भी हो सकते हैं, वीआईपी भी हो सकते हैं, वीवीआईपी भी हो सकते हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, जहां पर एक तरफ हम समानता की बात करते हैं, वहां पर ईश्वर के दर्शन करने के लिए भी हम जो है एक सामान्य, एक वीआईपी, एक वीवीआईपी ऐसी लाइनें लगा देते हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए, ठीक है, धीरे धीरे चीजें समाप्त होंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम सब लोग समान होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं ऐसा भारत देखूं, महसूस करूं उस वातावरण को, ठीक है। बहरहाल तो मैं इस पे था बच्चे कि ठीक है, मंदिर परिसर होता है सारा, और वो खुद ही तय करते हैं कि आरती कब होगी, कैसे दर्शन होंगे, किस गेट से होंगे, वो लोग होता है कि नहीं। हालांकि वहां पर पुलिस भी होती है, तो पुलिस धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पुलिस का काम वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, बस, ठीक है। वो मंदिर प्रशासन ही तय करेगा कि चंदा कहां पे रखा जाएगा, ठीक है, कितना चंदा आया कितना नहीं, ये पूरा मंदिर प्रशासन का काम है। तो बस धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो हर एक धार्मिक इंस्टीट्यूशंस अपने धार्मिक कार्यों को स्वयं मैनेज करता है। तो आर्टिकल 26 में ये है, हर एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन अपने धार्मिक कार्यों को स्वयं मैनेज करता है। आप लिख सकते हैं इस बात को, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्रत्येक धार्मिक इंस्टीट्यूशंस वो स्वयं मैनेज करता है अपने धार्मिक कार्यों को, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ठीक है, चर्च हो, स्वयं मैनेज कर रहे हैं। राज्य कभी भी बच्चे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी धर्म के गैर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अब जैसे राज्य की जमीन पर मंदिर बना दिया या मस्जिद बना दिया, गुरुद्वारा बना दिया, तो राज्य बेटा ऐसे अतिक्रमण को हटा देगा। राज्य के नजर में फिर वो कोई धार्मिक
परिसर नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या है, गैर कानूनी ढांचा। ठीक है, जिस पर राज्य की जमीन पर या किसी प्राइवेट व्यक्ति की जमीन पर ही अनाधिकृत तरीके से कब्जा कर लिया गया, तो फिर वो ढांचा है, राज्य ढा देगा उसको। क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थापत्य या धार्मिक परिसर क्या होता है बच्चे, जो किसी भी व्यक्ति के हितों को दबाकर, उन्हें रौंद कर या फिर देखिए जबरदस्ती बलपूर्वक उस पर अधिकार करके स्थापित किया गया हो, वो होता है। वो तो कभी भी नहीं हो सकता ना कोई भी धार्मिक परिसर। बताओ, तो उस धार्मिक परिसर में जाने पे कैसे आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति के सपनों के ऊपर बना हुआ एक गैर कानूनी ढांचा है ना। तो राज्य कभी भी बच्चे किसी भी धर्म के धार्मिक मामलों में, अब वहां पर जैसे पुलिस वाले हैं, तो वो तय नहीं करेंगे कि आपको पूजा कब करनी है, आरती कब करनी है। ठीक है, पूजा की थाली में कितने व्यंजन, कितने सामान होने चाहिए, नहीं। वो गैर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे किसी ने लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का कार्य किया, दूसरे व्यक्ति को धक्का दिया या गिराने का प्रयास किया या लाइन तोड़कर आगे जाने का प्रयास किया, तो वहां पर उसको सबक सिखाया जा सकता है पुलिस के द्वारा। और हो सकता है गंभीर अपराध है या मामला है तो पकड़कर उसको थाने भी लाया जा सकता है। तो वो गैर धार्मिक पक्ष हो गया, वो धार्मिक पक्ष नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब 27 है। 27 कहता है किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता। पहले मैं 27 लिख देता हूं। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता कर नहीं देने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर है बच्चे? किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 27 है। इसका मतलब आप समझ गए? इसका मतलब ये है ना, कि किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को या धार्मिक मुखिया को या किसी भी धार्मिक व्यक्ति को टैक्स नहीं दिया जाता। मतलब सॉरी, मतलब उनके द्वारा टैक्स राज्य को नहीं दिया जाता। ये इंस्टीट्यूशंस टैक्स फ्री होते हैं, इनको प्राप्त होने वाली आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो टैक्स फ्री इंस्टीट्यूशंस हैं। आर्टिकल 27 ये है। तो किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी धर्म की, तो जितने भी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी आय पर टैक्स नहीं लगता है। इनको जो भी आय प्राप्त हो रही है टैक्स फ्री है। ठीक है, टोटल टैक्स फ्री आय है। टोटल टैक्स फ्री आय है, तो खूब आनंद लेते हैं इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, बाबा तुम देखो आजकल के बाबाओं को, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को देखो, मौलवी को देखो, मुल्ला को देखो, पुजारी को देखो, बाबा को देखो। ठीक है, एक बार एक संत मुझे मिले और वो कहने लगे कि पेट वाले पुजारी पे कभी विश्वास मत करना, जिसका पेट हो। बड़े बुजुर्ग से थे, तो मैंने पूछा जी कैसे, बताओ। कि जो व्यक्ति अपने भूख की वासना को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो अध्यात्म की संतुष्टि को वो प्राप्त कैसे कर सकता है? बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, है ना। चलिए आइए, अब आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 कहता है बच्चे कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वैसे आमतौर पर हमारे यहां शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब उसके लिए 4 अलग अलग पैरामीटर हैं जो मैंने खुद डेवलप किए हैं। वो पैरामीटर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो 28 में है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता, या फिर कुछ में ना देने की स्वतंत्रता, कुछ भी आप कह दो, इधर से कहो या उधर से कहो। तो 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता।
ठीक है जी, क्लियर है। तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। अब उन शिक्षण संस्थानों को हम बच्चे चार कैटेगरी में बांटते हैं। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। अब उन शिक्षण संस्थानों को हम चार कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले ऐसे शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी भाई होते हैं ना कुछ शिक्षण संस्थान, जैसे मान के चलिए आपने देखा होगा राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त मींस जैसे उत्तर प्रदेश में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक बोर्ड है जो प्रयागराज में है। ठीक है, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा जो कराई जाती है कहते हैं ना बोर्ड की परीक्षा। तो बोर्ड की परीक्षा का मतलब है कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एक बोर्ड है जो प्रयागराज में उसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, उसके अंतर्गत वो परीक्षा होती है, उसको हम बोर्ड की परीक्षा कहते हैं, जो 10th और 12th में होती है कि बोर्ड की परीक्षा है। ठीक है, तो अब उस बोर्ड, वो बोर्ड क्या है, राज्य है। अब उस बोर्ड से कोई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है, जैसे मेरा ही कोई प्राइवेट स्कूल है लेकिन मान्यता प्राप्त है यूपी बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, फिलहाल सीबीएसई तो राज्य नहीं है, मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई इज नॉट अ स्टेट। सीबीएसई राज्य नहीं है, एनसीईआरटी भी राज्य नहीं है, इनफैक्ट न्यायालय भी राज्य नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूं बच्चे कि ऐसा कोई बोर्ड है जो राज्य के द्वारा, जैसे दिल्ली का बोर्ड है DSSB, तो वो बोर्ड है दिल्ली वाला, वो राज्य है, वो दिल्ली वाला, तो उससे मान्यता प्राप्त है कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट है। तो सबसे पहली कैटेगरी हो गई कि राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस, राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, हाँ या ना, आगे विचार करेंगे। दूसरा, राज्य के द्वारा अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त, अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त। अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त का मतलब है कि पूरा रुपया पैसा राज्य खर्च नहीं करता, थोड़ा बहुत राज्य दे देता है उस स्कूल को, तो अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त। तीसरा है बच्चे कि राज्य के द्वारा पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान। राज्य के द्वारा पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान। ठीक है ना बच्चे, अच्छा, पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त। और उसके बाद फिर चौथा आएगा, और वो चौथा आएगा बच्चे, ठीक है ना, उद्देश्य हेतु। अब ये उद्देश्य हेतु क्या है, इस सबको समझो। सबसे पहले ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जैसे मैंने बता दिया कि, ठीक है ना, मैं जिस स्कूल में पढ़ा वो था सरोज स्मारक। ठीक है ना, हमारे गांव की एक शिक्षक, वो अपनी माताजी से बहुत प्रेम, हम सब अपनी माताजी से बहुत प्रेम करते हैं, तो उनकी माताजी बहुत कम उम्र में ही, जब वो छोटे थे, चल बसी, तो प्रेम बहुत था, पालन पोषण किसी ने नहीं किया उनका। ठीक है, ऐसे ही खुद एक बड़े भाई थे, एक छोटे भाई थे, ठीक है, और दोनों, ठीक है, मिलकर ग्रो किए। तो उन्होंने अपनी माताजी के नाम पर उस स्कूल का नाम रखा था सरोज स्मारक। ठीक है, अब वो स्कूल जो था वो 5th क्लास तक था, 5th क्लास तक मैं उसी स्कूल में पढ़ा, गांव में ही मेरे में, जिसको मांटेसरी कह देते हैं। तो वो, ठीक है ना बच्चे, मान्यता प्राप्त था राज्य का। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्कूल्स जो प्राइवेट होते हैं, वो 6 से लेकर 10 तक भी हो सकते हैं, 12 तक भी हो सकते हैं, प्राइवेट होते हैं लेकिन राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे, ठीक है, यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, या पंजाब बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, या राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, आप कहेंगे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यस, बिल्कुल धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, कोई इशू नहीं है बच्चे, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। दूसरे, जो अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, जो अंशतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, अंशतः वित्तीय सहायता मतलब पूरा आर्थिक बोझ या आर्थिक बहन सरकार नहीं उठा रही, लेकिन थोड़ी बहुत सहायता कर रही है, तो उनमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन जो पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, जैसे कि आपने देखा होगा जनता इंटर कॉलेज, आप में से कई लोग हो सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़े हों, जिसको जनता इंटर कॉलेज GIC या GGIC गर्ल्स के लिए होता है, या फिर, ठीक है ना, उसको राजकीय भी बोल देते हैं, ऐसे भी बोल देते हैं, इस तरह के। ठीक है, जो हाई स्कूल तक होते हैं, 12 तक होते हैं, वो पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त है आमतौर पर, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, लेकिन उनकी स्थापना ही धार्मिक शिक्षा देने के लिए हुई है। ठीक है, तो जिनकी स्थापना ही बच्चे रिलीजियस एजुकेशन के लिए हुई है। जिनकी स्थापना ही रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए हुई है। क्लियर है जी? ठीक है, वो स्थापित ही बच्चे रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए किए गए हैं। बेशक में पूरी तरह से, बेशक मैंने क्या बोला, बेशक में पूरी तरह से राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, लेकिन स्थापना ही उनकी रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए हुई है, तो उनमें रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। तो आप कहेंगे सर इसका कोई एग्जाम्पल बता दो। जी हाँ, बहुत सारे मदरसे बच्चे, ठीक है, मदरसे जो सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है। इनफैक्ट सबसे पहला मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ने खोला था कलकत्ता में, ठीक है ना, और ये मदरसा आई थिंक उसने 1786 में खोला था। ठीक है, तब इसका बहुत विरोध किया लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद मदरसे के बाद उसने संस्कृत विद्यालय भी खुलवाया, ठीक है ना। फिर उसने उसने एक बनारस में संस्कृत विद्यालय भी खुलवाया, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए कि अगर मुस्लिम्स के लिए मदरसा तो हिंदुओं के लिए बनारस। फिर भी विरोध हुआ, तो वॉरेन हेस्टिंग कहता है कि यार चलो, मैंने जब मदरसा खुलवाया तो हिंदुओं का विरोध वाजिब था कि भाई मदरसा खोला जा रहा है, कोई संस्कृत कॉलेज भी खोलो, स्कूल भी खोलो, लेकिन मैंने जब संस्कृत भी खोल दिया तब क्या दिक्कत है आपको? तो लोग बोलते हैं कि साहब हमें दिक्कत मदरसा या संस्कृत विद्यालय से नहीं, हमें दिक्कत यह है कि आप ऐसे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस की स्थापना क्यों कर रहे हो? आप ऐसे स्कूल्स बनाओ जहां पर मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन दी जाती हो, ठीक, जहां पर साइंस पढ़ाई जाए, धर्म नहीं। आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाओ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस बात को, और ये एक अच्छी स्टूडेंट की पहचान होती है। लिख सकते हैं कि भाई सबसे पहला मदरसा भारत में सरकारी प्रयास के द्वारा 1786 में स्थापित हुआ, वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में। और सबसे पहला जो सबसे पहला जो संस्कृत कॉलेज है वो बनारस में स्थापित हुआ, ठीक है। ये भी वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ, लेकिन इसको किया था जोनाथन डंकन ने। लिख लेना, जोनाथन डंकन ने। ठीक है बाबू, मेरी बात समझ में आई? तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनकी स्थापना ही रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए हुई है, तो बिल्कुल हाँ भाई, देखिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब इसके बाद मौलिक अधिकारों का अगला वर्ग है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अधिकार ये आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है। ये दो मौलिक अधिकार हैं बस, 29 और 30। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। यहां तक सभी को समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करके सब लोग बताओ। दो थम्स अप एक बार। ठीक है जी, आइए। 29 कहता है भैया, ठीक है, जिसकी भी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। ये 29 कहता है भाई। 29 क्या बोलता है भाई? जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, बनाए रखने का पूरा अधिकार है। जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। अधिकार है। चलो ठीक है बच्चे, क्लियर है? जिसकी भी अपनी क्या है, विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, उसको बनाए रखने का पूरा अधिकार।
जिसकी भी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। यह आर्टिकल 29 है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अब इसमें दो आर्टिकल हैं, 29 क्लॉज 1 और क्लॉज 2। 29 क्लॉज 1 क्लॉज 2 दो हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मैं बता रहा हूं। देखो ये क्यों है आर्टिकल? ये आर्टिकल इसलिए कि मान के चलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लोग अल्पसंख्यक हैं, जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, लेकिन है वो अल्पसंख्यक। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक कहें उनसे जबरदस्ती कि आप हमारी संस्कृति को अपनाओ, आप हमारी भाषा को अपनाओ, आप हमारी लिपि को अपनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार में ये स्वाभाविक तय है, अल्पसंख्यकों के अधिकार भी जुड़ जाते हैं बच्चे इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार भी जुड़ जाते हैं। देखो एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, अब भारत में जो है ना, वो बहुमत के आधार पर सरकार का निर्धारण होता है। क्या हमारे यहाँ बहुमत के आधार पर सरकार का निर्धारण होता है? तो स्वाभाविक सी बात है, जिनकी संख्या अधिक है। तो अगर कोई धार्मिक दल बन जाता है या कोई जाति दल बन जाता है, और है भी भारत में धार्मिक और जाति दल, आपको भी पता है कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ये पंडितों की है, एक ही बात है। ये ठीक है ना, पार्टी जो है ये SC ST की है, ये पार्टी ठाकुरों की है, ये पार्टी बनियाओं की है, या फिर ये पार्टी हिंदुओं की, ये पार्टी मुसलमानों की, हम सबको पता है। वो बने हुए हैं, बेशक उनका नाम ठीक है कुछ भी सही, कोई भी पार्टी सही, वो कहने को चाहे कुछ भी बोले, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो सबको पता है कि ये बेसिकली इसका फेवर करती है, इसका फेवर करती है, इस तरह से। अब ये मान के चलिए कि बहुसंख्यक है भारत में कोई भी एक विशेष वर्ग, ठीक है, और ऐसी दल की सरकार बन जाती है, तो फिर वो जो है ना बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करेगी। तो वहां पर खुद फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि मान के चलो कल को ऐसे चांसेस हैं कि ऐसी सरकार बने, लेकिन फिर भी जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसको बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा। भारत का कोई भी नागरिक अथवा उसके किसी भी वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। भारत के कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक अथवा उसके किसी भी वर्ग को, भारत का कोई भी नागरिक अथवा उसके किसी भी वर्ग को भारत का कोई भी नागरिक अथवा उसके किसी भी वर्ग को भारत का कोई भी नागरिक अथवा उसके किसी भी वर्ग को बच्चे, जिसकी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है, जिसकी अपनी कोई भी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति, उसको बनाए रखने का पूरा अधिकार है। अब 29 क्लॉज 2 आता है बच्चे जी, ठीक है ना। अब 29 क्लॉज 2 बोलता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है, अब कोई भी शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित है, जैसे मान के चलिए GIC या GGIC या फिर जनता इंटर कॉलेज, ऐसे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जो राज्य के द्वारा ठीक है वित्त पोषित है, तो इस शिक्षण संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। जैसे मान के चलिए कि कोई राजकीय इंटर कॉलेज है और उसमें मैं एडमिशन लेने गया, तो जो प्राध्यापक है वो इस आधार पर मेरे एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकते कि आप इस धर्म के हो, या फिर आप इस जाति के हो, ठीक है, या फिर आपका भाषा ये है, या फिर आपका मूल वंश ये है। लिंग के आधार पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए कोई लड़का गर्ल्स इंटर कॉलेज में चला गया कि मुझे भी एडमिशन दे दो तो लिंग के आधार पर उसको रोका जा सकता है, चाहे बेशक वो राजनीति से पूर्णतः वित्तीय सहायता प्राप्त है, तो जेंडर के आधार पर या सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पर रोका जा सकता है, क्योंकि भाई गर्ल्स के लिए है। देखिए इसको कहते हैं, आप खुद अनुभव कर रहे होगे, आपको पता नहीं चलता होगा 1 घंटा कब हो गया। एक पिक्चर सी चलती होगी आपके सामने जब ये लेक्चर स्टार्ट होता होगा, और जब खत्म होने को आता होगा तो आपको लगता होगा कि यार अभी 2 मिनट पहले ही तो क्लास स्टार्ट हुई थी, 2 मिनट पहले मास्टर आया था और कह रहा था कि प्यारे बच्चे नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, और अब लोग क्लास का टाइम भी हो गया। बताओ कितने लोगों ने ये बात नोटिस की, प्लीज एक बार बताओ।
ठीक है, 29 क्लॉज 2 है, राज्य किसी भी नागरिक को राज्य किसी भी नागरिक को, ठीक है ना, नागरिक को राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्थान में, राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्थान में केवल धर्म, मूलवंश को रेस कहते हैं इंग्लिश में, जाति और भाषा के आधार पर, जाति और भाषा के आधार पर एडमिशन से वंचित नहीं करेगा। एडमिशन से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 क्या कहता है, इसको समझते हैं। आर्टिकल 30, ठीक है बच्चे, आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का और उनका प्रशासन करने का पूरा अधिकार है। इसका मतलब क्या है, जैसे अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी, तो ये अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान है, उनको इनकी स्थापना करने का और प्रशासन करने का। और ध्यान रखना, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में मैंने आपको बताया था, 15 क्लॉज 5 में मैंने आपको बताया था कि भाई ठीक है, कोई भी निजी अथवा सरकारी कॉलेज में, स्कूल्स में SC ST के लिए रिजर्वेशन है सीटों का, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन नहीं है SC ST का। ठीक है, चाहे कोई भी निजी और प्राइवेट या फिर सरकारी कोई भी कॉलेज, सही है, उसमें आप बीएड में एडमिशन लेना चाहें, बीटेक में लेना चाहें, बीएससी में लेना चाहें, एमबीबीएस में, किसी में भी लेना चाहें, SC ST के लिए सीटें रिजर्व होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों में SC ST के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होती। आर्टिकल 30, तो आर्टिकल 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। ठीक है बच्चे, ये है इसमें कि भाई जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का और प्रशासन करने का अधिकार है, आर्टिकल 30 में। ठीक है, बताओ कितना सिंपल है यार पॉलिटी। बेबच्चे में, ठीक है, बेवजह आप लोग पॉलिटी से डरते हो, कितना सिंपल है पॉलिटी। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। इसमें भी दो हैं, 30 क्लॉज 1, 30 क्लॉज 1 और 30 क्लॉज 2। 30 क्लॉज 1 में यही है कि माइनॉरिटीज के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, 30 क्लॉज 1 में यही है जो आर्टिकल 30 में लिखा है, माइनॉरिटीज के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, तो
माइनॉरिटीज के लिए मतलब अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है, सेम यही बात है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, और आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों में वित्तीय सहायता देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वित्तीय सहायता देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ऐसे शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि सरकारी है, नहीं करेगा। ठीक है, अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मैं बात बताऊं, मैं अलीगढ़ का ही रहने वाला हूं, तो वहां से जो सांसद है उनकी एक बार वचन आए, और वो वचन बोलते हैं कि इस शिक्षण संस्थान में बहुत सारे लोग पाकिस्तानी परस्ती हैं। पाकिस्तान परस्ती का मतलब है जो पाकिस्तान के हितधारक हैं। उन्होंने टारगेट किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनको पहले से ज्यादा बजट देती है। मतलब उस शिक्षण संस्थान के लिए, उस यूनिवर्सिटी के लिए जो पहले का बजट है उससे ज्यादा बजट दिया जा रहा है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान परस्ती कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, तो उनको समझ जाना चाहिए कि सरकार आपके हित में काम करती है सब। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा का कभी भी विकास नहीं होना चाहिए। राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा का मतलब ये होता है आप जिस देश में रहें उस देश से प्यार करें, लेकिन भारत में ये है। ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब कई बच्चे इसको कह देंगे कि सर ठीक है थोड़ा सा धार्मिक मुद्दों पे बोल देते हैं, लेकिन नहीं, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अभी पाकिस्तान में कुछ दिन पहले जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली थी, तो वहां पर भी एक शोभा यात्रा निकली, वहां पर निकाली जाती है एक पर्टिकुलर स्थान पर, इसी तरह से सांकेतिक रूप में। तो वहां पर दो चीजें थी। ठीक है, सबसे पहली चीज ये थी कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल रही थी तो धार्मिक सिंबल्स थे, और दूसरा देश का झंडा था पाकिस्तान का, उस देश का, क्योंकि उस देश के हिंदुओं ने वो निकाली, तो वो उस देश के हैं, हिंदू हैं। देखिए हमारे यहां हम देखते हैं कि कई धार्मिक उत्सवों में पाकिस्तान का भी झंडा फहर जाता है। तो राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा का मतलब है कि आप रहते किसी और दूसरे देश में हैं, लेकिन किसी और दूसरे देश के लिए आपके मन में लगाव होता है, प्रेम होता है। मैंने इटावा में खूब देखा है बच्चे, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, ऐसा भी नहीं किसी और का हो। ठीक है, पाकिस्तान के जीतने पर, पाकिस्तान एक दो बारी जीती है, तो पाकिस्तान के जीतने पर मैंने पटाखे फोड़ते हुए देखे हैं, पटाखे चलते हुए देखे हैं। इटावा में बात कर रहा हूं। और अलीगढ़ में एक ऊपरकोट वाला इलाका है, ठीक, वहां पर तो आम है ये बात, जिसको कहते हैं राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा। ठीक है, भारतीय मुस्लिम्स को ये लगता है, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़े देशभक्त भी हुए, अशफाक उल्लाह खान साहब, ठीक है, जिन्होंने हंसते हंसते अंग्रेजों के समक्ष अपने प्राणों की आहुति दे दी स्वतंत्रता के लिए, बलिदान दे दिया बच्चे। ठीक है, अब्दुल हमीद साहब भारत के बहुत बड़े बच्चे, एक सैनिक रहे, अमर शहीदों में उनकी गिनती की जाती है। ऐसे न जाने कितने अनगिनत हीरो हैं भारत में, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी देखिए पता ही नहीं इन लोगों को, ये मानते हैं कि हमारे मुस्लिम्स होने के आधार पर पाकिस्तान हमारा देश है, जबकि मेरे मैसेज सब लोगों तक पहुंचे कि नहीं मेरे प्यारे दोस्त, देखिए जब धर्म और देश की बात आएगी तो देश धर्म से पहले आएगा, और हमेशा आएगा और आता रहेगा। आप मुझसे भी पूछे कि आप पहले कौन है, भारतीय या हिंदू, तो मैं कहूंगा भारतीय। सबसे पहले मेरी पहचान मेरे भारतीय होने की है, द्वितीय पहचान मेरी हिंदू हो सकती है। ठीक है, तो वो मैं उनके बारे में बात कर रहा था, तो वो बोले कि हम फिर भी पूरी वित्तीय सहायता दे रहे हैं, तो भाई तुम्हें देनी पड़ेगी, राजी राजी गैर राजी तुम्हें देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में लिखा है कि वित्तीय सहायता देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो माइनॉरिटीज के लिए एस्टेब्लिश है। भेदभाव कर ही नहीं सकता वित्तीय सहायता देने में, तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और कोई मुझ जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो वहीं पर उनको बताता, समझाता है कि साहब आपको देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है, ये बात आपकी सही है कि राज्य क्षेत्रातीत निष्ठा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अल्पसंख्यक, आप नोट में लिख लीजिए कि अल्पसंख्यक भारतीय संविधान में दो आधारों पर चिन्हित किए गए हैं, धार्मिक और भाषाई। ठीक है, भारतीय संविधान में जो माइनॉरिटीज हैं वे दो आधारों पर लिस्टेड किए गए हैं। भारतीय संविधान में माइनॉरिटीज दो आधारों पर लिस्टेड किए गए हैं, एक रिलीजियस
धार्मिक आधारों पर, ठीक है। दूसरा बच्चे लिंग्विस्टिक, भाषाई आधारों पर। लिंग्विस्टिक मैंने क्या लिखा, आइडेंटिफाई, चिन्हित किए गए हैं, आइडेंटिफाइज किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर भी भारतीय संविधान में इनको परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया, लिख लेना बच्चे, डिफाइन नहीं किया गया। अल्पसंख्यक दो आधारों पर बताए गए हैं, लेकिन कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। आप इस बात को स्पेशल में लिखो, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल 32। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बोला था कि दिस आर्टिकल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अनुच्छेद है ये भारतीय संविधान की आत्मा है। आखिर ऐसा क्या है कि उन्होंने इसको आत्मा कह दी भारतीय संविधान की। हाँ, आज नहीं कराऊंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है, मैं कल ही कराऊंगा, मैं समझ गया, ठीक है। इतना कहां आप लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो सारी बातें समझ में आई, प्लीज एक बार मुझे बताएंगे आप सभी। अरे हिंदी में मेरे भाई, प्रखर प्रताप। चलिए ओके, क्लियर है ना दोस्त। चलिए देखो आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी है, ठीक है, मैं बता दूं, ये मैंने सेव कर दी ना पीडीएफ, हाँ सेव कर दी। आपको कोई गलतफहमी है शायद। मैंने इससे पहले भी पॉलिटी जितनी भी बैचेस में पढ़ाई, मेरी क्लास की टाइमिंग कभी 1 घंटे नहीं रही। मैंने उस टॉपिक के कंप्लीट होने तक पढ़ाई है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जब तक एक समा में नहीं चलेगा ना, तब तक आप अगली चीजों को पिछली चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बाकी का आपके ऊपर है, आप जैसा भी सोच लो। लेकिन ये एक ऐसा विषय है कि मैंने 1 घंटे या सवा घंटे मैंने आपको पढ़ाया, आपको लगा नहीं होगा। फिर भी आपको जो भी लग रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी सोच सकते हो भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।